हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने फिर से जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है उसको मैंने पढ़ा और जो जो मुझे लगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एडिटोरियल में आज जो एक आर्टिकल आया है, टेक ए स्टेप बैकवर्ड। टेक ए स्टेप बैकवर्ड में एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई गई है कि रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक अपन जाते हैं करने, तो मैं भी जाता हूँ। तो वहाँ पे देखता हूँ कि कुछ लोग रिवर्स बैकवर्ड उल्टा चलते रहते हैं। मैक्सिमम लोग तो सीधे चलते रहते हैं, कुछ लोग उल्टा चलते रहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये उल्टा चलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये इस आर्टिकल में वो वर्ड मेंशन है, उसको कहते हैं रेट्रो वॉकिंग। RETRO, रेट्रो वॉकिंग। तो रेट्रो वॉकिंग आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है और उसका जो रीज़न बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जब आप रेट्रो वॉकिंग करते हैं, बैकवर्ड चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा कंसंट्रेट होके चलते हैं, मसल्स ज़्यादा पुल होती हैं। और एक इसमें एक और टर्म यूज़ है, कॉग्निटिव लर्निंग, वो इन्हांस होती है। तो कॉग्निटिव लर्निंग मतलब क्या होता है कि आपका थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब भी बता रहे हैं कि आप वॉकिंग करेंगे तो इंक्रीज होगी। जनरली फॉरवर्ड वॉकिंग जब आप करते हैं तो केवल आपकी एक्सरसाइज हो रही है, बॉडी की मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन ये जो रेट्रो वॉकिंग है, इससे ये नया रिसर्च आ रहा है कि आपके जो मेंटल एबिलिटी है उस पर भी ये फायदा दे रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ आज लगी और एक नया टर्म पता चला, रेट्रो वॉकिंग। दूसरा एक थोड़ा, ये तो बड़ा लाइट आर्टिकल था, और दूसरा लेकिन बड़ा एक गंभीर विषय था। उसकी हेडिंग थी बिग ट्री वॉबल्स। अब ये बिग ट्री वॉबल्स, WOBBLES, वॉबल्स, ये मतलब इसका मीनिंग होता है कि जब पेड़ आपने देखा है कि आंधी आती है तो इधर से उधर ऐसे ऐसे हिलते हैं, उसको कहते हैं बिग ट्री वॉबल्स। तो इन्होंने क्या किया इस आर्टिकल में कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोनों का इन्होंने बड़े प्यारे ढंग से कंपैरिजन, मतलब दो अलग अलग देशों की दो पार्टियां और उनका एक कंपैरेटिव स्टडी इनने की है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। तो उसमें ये बताया गया है कि जो साउथ अफ्रीका में ANC थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो अब ये पेपर में तो नहीं है पर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया तो मैं और इसके इतिहास पे गया, तो पता चला कि जो एक बड़ा पॉपुलर नाम है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जी ने ये आंदोलन की वहाँ पे एक शुरुआत की थी, जिसको नाम दिया गया है एंटी अपार्थीड मूवमेंट। अपार्थीड वैसे तो APARTHELDEID, अपार्थीड, लेकिन R साइलेंट होता है बोलने में, अपार्थीड। तो एंटी अपार्थीड मूवमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में चला था। और ये जो अपार्थीड होता है, अब ये एक अच्छा नया वर्ड मिला है, अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है कि जो एक और सिमिलर वर्ड है रेसिज्म। रेसिज्म मतलब, अपार्थीड मतलब कि जो कलर के आधार पे भेदभाव होता है, कि साउथ अफ्रीका में पहले जो वाइट गोरे लोग होते थे उनको ज़्यादा प्रिविलेज, ज़्यादा फैसिलिटी, और जो काले लोग होते थे उनको सप्रेस करके रखा जाता था। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू हुआ जिसको नाम दिया गया एंटी अपार्थीड मूवमेंट। और मजे की बात यह है कि इन्होंने बड़ा प्यारा कंपैरिजन किया है इंडिया और साउथ अफ्रीका, क्योंकि उसमें इंडियन लीडर्स भी इन्वॉल्व थे। महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी। अब इसमें जब मैं बहुत डीप में मैंने सर्च किया, तो यहाँ तो केवल बहुत संक्षिप्त में आर्टिकल, लेकिन जब मैं डेप्थ में गया तो मुझे बड़ी जोरदार जानकारियाँ मिली कि एक नाम आया मनीलाल। अब मनीलाल आप पूछेंगे, या कोई मान लो कोई एग्जाम ही में आ जाए क्वेश्चन कि मनीलाल जी कौन थे, तो अपन सोच में पड़ जाएंगे कौन थे। तो मनीलाल जी जो थे, मनीलाल नाम है जी, तो मैं लगा रहा हूँ सम्मान में, वो गांधी जी के तीसरे लड़के थे। और गांधी जी ने ये एंटी अपार्थीड मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद वो इंडिया आ गए, इंडिया में आंदोलन कर रहे थे। तो उन्होंने अपना चार्ज जो सौंपा वो अपने तीसरे लड़के मनीलाल को सौंपा, और उन्होंने फिर काफ़ी समय इस आंदोलन को चलाया। इसके कारण वो जेल भी गए। तो ये सब जानकारी है इसमें मिली एंटी अपार्थीड मूवमेंट में। अब इन्होंने कंपैरिजन क्या किया है कि हर पार्टी जो चलती है उसकी एक लेगेसी होती है, कि भाई कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे अपन कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये एक जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान का विषय है।
तो इन्होंने ये कहा कि जैसे इंडियन कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो किस लेगेसी पे चल रही थी? नेहरूवियन सोशलिज्म। सोशलिज्म कांग्रेस ने क्लेम किया कि वैसे तो गांधी जी लेके आए थे, पर नेहरूवियन सोशलिज्म वो लेगेसी लेके ही वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आए काफी साल। अब क्या हुआ? अब समय बदल गया, अब दूसरे जो इश्यूज है वो हावी हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट है और भी बहुत सारी चीजें। तो समय के हिसाब से जो पार्टी चेंज हो गई, सर्कमस्टेंसेस को देख के। सर्कमस्टेंसेस एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है परिस्थिति। तो सर्कमस्टेंसेस के आधार पे जो पार्टी चेंजेस लाएगी वो जीतेगी। अब जैसे ये सोशलिज्म की लेगेसी लेके चल रहे थे, वैसे इसने कंपेयर किया कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो एंटी अपार्थाइड लेगेसी लेके ही चल रही थी और अभी तक 50% वोट शेयर उसको मिलता था। लेकिन इस बार सडनली, इस बार के इलेक्शन को एक और नया नाम दिया है, वाटर शेड इलेक्शन। अब ये वर्ड आ गया, वाटर शेड इलेक्शन। तो वाटर शेड का मतलब होता है एकदम से शिफ्ट होना, जैसे पानी पहाड़ों से आ रहा है और एकदम से शिफ्ट होके कहीं पे चला गया, तो सडन शिफ्ट जो होता है उसको वाटर शेड। तो उन्होंने इसको क्लब किया है वाटर शेड इलेक्शन। तो ये जो इलेक्शन था साउथ अफ्रीका का, इस बार उन्होंने बोला कि ये वाटर शेड इलेक्शन था। 50% वोट परसेंटेज शेयर एकदम से इस बार 40% आया। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो इस बार मजबूरी में कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, अभी तक जब तक वो क्लियर कट गवर्नमेंट बनाती थी। तो उन्होंने ये कहा कि वो उसी लेगेसी को, एंटी अपार्थाइड लेगेसी को लेके चल रही थी। उसने भी नहीं ध्यान दिया कि वहां पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक और बड़ी जोरदार चीज पता चली कि जो एक वर्ड है होमिसाइड, होमिसाइड पूरे वर्ल्ड में, जैमेका करके साउथ अफ्रीका में कंट्री है, वहां पे 33% है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट होमिसाइड। अब ये होमिसाइड क्या होता है? तो होमिसाइड मतलब एक पर्सन ही दूसरे पर्सन को किल कर रहा है, इसको होमिसाइड कहते हैं। तो अब ये भी एक कई बार हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई होमिसाइड रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो अब ऑप्शन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका या उसकी कोई कंट्री जैमेका जैसे उन्होंने नाम दिया, तो वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये एक जानकारी मिली। तो ऐसे जो इशू थे उसको उस पार्टी ने इग्नोर किया, अपनी लेगेसी को लेके चल रहे थे और इलेक्शन में ये हाल हुआ कि इस बार उनका वोट परसेंट एकदम से घट गया वहाँ पे। साथ ही साथ इस आर्टिकल में एक और वर्ड यूज किया है, रेनबो नेशन। अब मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई ये रेनबो तो हम जानते हैं 7 रंग के आसमान में है ना, अब लेकिन किसी नेशन को आप रेनबो नेशन कह रहे हैं, तो क्या वहाँ 7 रंग है क्या? नहीं। जब मैंने उसको खोजा, पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि, समझ में क्या आया, पता चला मुझे कि 1994 में जब ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट एंड हुआ, विक्ट्री हुई वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी और उनकी पार्टी की, और सबको इक्वल समानता दी गई, तब से फिर साउथ अफ्रीका को एक नया नाम दिया गया, रेनबो नेशन। तो रेनबो नेशन मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि सातों रंग बिल्कुल समान रूप से मिले रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई रंग ज्यादा दिख रहा, कोई कम दिख रहा, सब एक जैसे दिखते हैं। इसलिए साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है 1994 से। तो ये भी हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में अपन क्वेश्चन देखे कि भाई विच कंट्री इज नोन एज रेनबो नेशन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका साउथ अफ्रीका। इस तरीके के आज के पेपर में मुझे ये 2 आर्टिकल बहुत अट्रैक्ट किए और इनसे मुझे बहुत जानकारी मिली। उम्मीद करता हूँ आपको भी जानकारी मिली है। अभी कल फिर मिलते हैं कुछ नए आर्टिकल्स को लेके। थैंक यू वेरी मच।